फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है ईबीआई के एक और व्याख्यान में। पिछले लेक्चर में हमने एकाइनोडर्मेटा के सामान्य लक्षणों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम जो एकाइनोडर्मेटा संघ है उसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं और उसका अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा मुख्य विषय रहेगा कि संघ एकाइनोडर्मेटा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और उनको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम एकाइनोडर्मेटा का वर्गीकरण को देखते हैं तो उन्हें दो उपसंघों यानी कि सब फाइलम में वर्गीकृत किया गया। पहला है एलुथ्रोजोआ और दूसरा है पैरामेट्रोजोआ। यदि हम एलुथ्रोजोआ की बात करें तो यह मुक्त प्लावी प्राणी है यानी कि फ्री लिविंग प्राणी है, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं। लेकिन यदि हम सब फाइलम पैरामेट्रोजोआ की बात करें तो हम देखते हैं कि इनके जो जीव होते हैं उनके शरीर पर एक व्रंत पाया जाता है या स्टॉक पाया जाता है और उस व्रंत की सहायता से वह किसी स्थान पर या किसी बेस या आधार पर चिपक जाते हैं और वह एक स्थान पर फिक्स रहते हैं यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते। हालांकि कुछ जंतु क्या होते हैं, मुक्त प्लावी हो सकते हैं यानी कि फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। तो इसके बाद में यदि बात की जाए कि सब फाइलम एलुथ्रोजोआ की बात करें तो इन्हें 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और जो उपसंघ पैरामेट्रोजोआ है या सब फाइलम पैरामेट्रोजोआ है उसमें केवल एक ही वर्ग आता है, क्रेनोइडिया। ऐसे ही यदि हम एकाइनोडर्मेटा के सदस्यों के देखें और इन दोनों उपसंघों के जीवों को देखें तो इनमें ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी इन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। अब सबसे पहले हम जब वर्ग एस्टेरॉइडिया या अर्थात क्लास एस्टेरॉइडिया की बात करते हैं तो इन्हें हम देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल एस्टेरियास और पेंटासिरोज है। हालांकि इन दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता, केवल साइज में इनमें अंतर पाया जाता है। और यदि हम इनके सामान्य नाम की बात करें तो इन्हें तारामीन भी कहते हैं यानी कि स्टारफिश भी कहते हैं या सी स्टार भी कह देते हैं। और इन प्राणियों में अधिकांशतः 5 भुजा पाई जाती है जो कि तारे नुमा आकृति देती है इनके शरीर को। उसके बाद में यदि हम बात करें कि इनमें जो भुजाओं की उत्पत्ति होती है और जो सेंट्रल डिस्क यानी कि केंद्रीय बिंब होता है उनकी उत्पत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो केंद्रीय डिस्क है और जो भुजाएं हैं उनकी उत्पत्ति एक ही स्थान से हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है। यदि हम बात करें मुख की तो ये वेंट्रल साइड पर पाया जाता है और गुदा डोर्सल साइड पर पाई जाती है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जो स्टारफिश होता है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो डोर्सल साइड कहलाता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो वेंट्रल साइड कहलाता है और जो मुख होता है वो नीचे की ओर स्थित होता है। हालांकि हम जब अधिकतर जीवों को देखते हैं तो जिस तरफ मुख होता है यानी कि जो आगे वाला हिस्सा होता है उसे हम वेंट्रल साइड समझ लेते हैं, लेकिन स्टारफिश में ऐसा नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है कि स्टारफिश जो होती है वहाँ पर 2 सरफेस पाए जाते हैं। एक सतह पर जिस पर मुख पाया जा रहा है उसे या तो वेंट्रल सरफेस कहते हैं या फिर उसे हम ओरल सरफेस भी कह देते हैं जो कि नीचे की ओर स्थित होता है। और जिस सरफेस पर गुदा या एनस पाया जाता है उसे हम डोर्सल साइड या डोर्सल सरफेस या पृष्ठीय सतह कह देते हैं और इसे हम एबोरल सरफेस कहते हैं जो कि ऊपर की ओर पाया जाता है। और यहाँ पर यदि पादनाग यानी कि ट्यूब फीट की बात करें तो यहाँ पर शक्कर पाए जाते हैं। अब तो शक या शक्कर पाए जाने का एक फायदा ये होता है कि अपने जो एक भुजा उसको आगे से फिक्स कर लेता है और 4 भुजाओं को फ्री करके वह आगे की ओर गमन करता है। और उसके बाद में यदि बात करें कि इनमें छोटे छोटे पेडिसलरी पाई जाती है यानी छोटी छोटी संरचनाएं निकली हुई रहती है जिसे हम पेडिसलरी कहते हैं। ये काम क्या करती है, ये
सफाई का कार्य करती है। जब जंतु के जो ट्यूबफिट्स है उनमें कुछ मिट्टी वगैरह फंस जाती है तो ये पेडिसली उन्हें साफ कर देती है और साथ ही है शिकारियों को पकड़ने में भी सहायक होती है। अब हमने जब इकाइनोडर्मेटा के सामान्य लक्षण देखे थे तो देखा था कि उनमें जो श्वसन अंग है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। तो जब हम वर्ग एस्टेरोइडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्रैंकियोडर्मी द्वारा श्वसन होता है। और यदि हम इनके आवास की बात करें तो हमने सामान्य लक्षण में यह देखा था कि इकाइनोडर्मेटा की सभी जंतु है वो समुद्री जल में पाए जाते हैं और ये ओशन फ्लोर में रहते हैं, लेकिन ओशन फ्लोर में रहने के साथ साथ यह केवल छिछले जल में पाए जाते हैं, अर्थात गहरे जल में नहीं पाए जाते हैं। अब यदि हमने लार्वा की बात की थी कि जो इकाइनोडर्मेटा के सदस्य होते हैं उनके अलग अलग सदस्य में अलग अलग लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो जब हम यहाँ पर वर्ग एरेक्नोइडिया की वर्ग एस्टेरोइडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर वाइपिनेरिया लार्वा अवस्था पाई जाती है। अब यदि हम दूसरे वर्ग ओफियोरॉइडिया की बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर भी 5 भुजा पाई जाती है और जब हम एस्टेरोइडिया की बात करते थे हम देखते हैं कि वहाँ पर भी 5 भुजाएं पाई जा रही थी, लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर 5 भुजाएं तो पाई जाती है लेकिन यह सेंट्रल डिस्क भुजाएं होती है उन्हें हमें स्पष्ट रूप से दिखती है और हम इनके जो ओरिजिन पॉइंट हैं वो स्पष्ट रूप से अलग अलग मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो विट्रल स्टार्स हैं उनमें मुक्त उपस्थित होता है, लेकिन इंटेस्टाइन और एम्ब्यूरेकुलर ग्रूव और जो एनस या गुदा होती है वो अनुपस्थित होती है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है कि जो ट्यूबफिट होती है उनके ऊपर शक्कर या तूषक नहीं पाए जाते हैं और यहाँ पर रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी के लिए एक ही अंग पाया जाता है, यानी कि श्वसन और उत्सर्जन के लिए केवल एक ही अंग पाया जाता है, उन्हें हम वर्षा बोलते हैं। यहाँ पर भी जो जीव होते हैं वो ओशियन फ्लोर में पाए जाते हैं, यानी समुद्र के तल पर पाए जाते हैं, लेकिन यह गहरे और छिछले जल दोनों में पाए जाते हैं। और यहाँ पर इनकी लार्वा अवस्था की बात की जाए तो प्रोटियस लार्वा अवस्था पाई जाती है और यहाँ पर जो उदाहरण है वो ओफियोथ्रिक्स है। अब जब यहाँ पर अपन बात करें विट्रल स्टार में या वर्ग ओफियोरॉइडिया में तो यहाँ पर ट्यूबफिट के अंदर शक्कर या तूषक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जब हम एस्टेरोइडिया में बात करते हैं तो यहाँ पर ट्यूबफिट के अंदर शक्कर या तूषक पाए जाते हैं। तो यह एक अंतर है। उसके बाद में यहाँ पर इंटेस्टाइन और एम्ब्यूरेकुलर ग्रूव नहीं पाए जाती, जबकि शेष सदस्य हम देखेंगे कि अधिकांश वर्गों में यह उपस्थित होते हैं। यदि हम तीसरे वर्ग इकाइनोइडिया की बात करें तो इसका जो नाम है वो इसके उदाहरण के आधार पर रखा गया है। इसके अंदर इकाइनस आते हैं और इसी नाम के आधार पर इस वर्ग का नाम इकाइनोइडिया रखा गया है और इन्हें सामान्य रूप से हम सी अर्चिन कहते हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि यहाँ भुजाएं अनुपस्थित होती है। यदि हम पहले 2 वर्गों को देखें एस्टेरोइडिया और ओफियोरॉइडिया तो हम यहाँ पर देखते हैं दोनों वर्गों में भुजाएं पाई जाती है। उसके बाद में यहाँ पर जो शरीर की आकृति होती है वो गोलाकार या फिर अंडाकार होती है। उसके बाद यहाँ पर मुख है वो वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है, जैसे कि वर्ग एस्टेरोइडिया में बताया गया था, और जो एनस या गुदा है वो पृष्ठीय सतह पर पाई जाती है, जैसे कि अपन वर्ग एस्टेरोइडिया में देखते हैं। और यहाँ पर एक विशिष्ट लक्षण है कि यहाँ पर जो मुख होता है उनमें एक विशिष्ट दांत पाए जाते हैं। विशिष्ट प्रकार के जो तीर्थ या दांत है वो पाए जाते हैं जो कि चट्टानों से भोजन को कुचलने का कार्य करते हैं और उन्हें वह मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और ये जो विशिष्ट रूप से दांत पाए जाते हैं या विशिष्ट प्रकार के दांत पाए जाते हैं इन्हें एरिस्टोटल के लालटेन या अरिस्टो के लालटेन कहा जाता है।
तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि अरस्तु के लालटेन है वो कौन से वर्ग के जंतु में पाई जाती है, तो आपको उत्तर इकाइनोइडिया हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो शरीर होता है वो एक कठोर कवच या आवरण के द्वारा ढका हुआ रहता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा निर्मित होता है। तो ये इसका एक विशिष्ट लक्षण है। और यहाँ पर जो पादनाल होते हैं, ट्यूबफिट होती है, उसके अंदर चूसक या सक्कर्स पाए जाते हैं। हाँ, जबकि हम वर्ग ओविरोइडिया में देखते हैं तो यहाँ पर जो ट्यूबफिट होती है उनमें सक्कर्स नहीं पाए जाते। और यदि अपन आवास की बात करें तो ये भी क्या पाए जाते हैं, ओशियन के फ्लोर पर यानी कि समुद्र की तल पर पाए जाते हैं, और ये गहरे और छिछले जल दोनों में पाए जाते हैं। यदि हम लार्वा अवस्था की बात करें तो यहाँ पर लार्वा अवस्था इकाइनोप्लूटियस पाई जाती है, और इसका उदाहरण इकाइनस है। जब हम अगले वर्ग की बात करते हैं जो कि एलुथ्रोजोआ का अंतिम वर्ग है, तो वो है होलोथुरिडी, और इसका उदाहरण है होलोथुरिया। और इसका नाम जैसे कि स्पष्ट हो रहा है कि इस वर्ग का नाम है वो होलोथुरिया के आधार पर पड़ा। और यहाँ पर जो शरीर होता है वो बड़ा होता है, और यहाँ पर भी भुजाएं नहीं पाई जाती हैं। तो जब हम वर्ग इकाइनोइडिया और होलोथुरिडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर भुजाएं नहीं पाई जाती हैं। और यहाँ पर जब हम होलोथुरिडिया के अंदर गुदा और मुख यानी कि माउथ और एनस की बात करते हैं तो एक विपरीत सिरे की ओर पाए जाते हैं। और यहाँ पर विशिष्टता है कि जो मुख या माउथ होता है वो उसके जो चारों ओर है 10 से लेकर 30 तक स्पर्शक पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो पेडिसिलरी होती है वो नहीं पाई जाती है। और श्वसन के लिए जो विशिष्ट अंग होता है उसे हम क्लोकल एस्पिरेटरी ट्री कहते हैं। और यहाँ पर भी ट्यूबफिट के अंदर सक्कर्स पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि जो उपसंघ एलुथ्रोजोआ है उसके जो 4 वर्ग हैं, एरिस्टोइडी, ओफिथुरिडिया, इकाइनोइडिया और होलोथुरिडिया के हैं। इन 4 वर्गों की बात की जाए तो इन 4 वर्गों में से जो ओफिथुरिडिया है क्या उनके जो ट्यूबफिट होते हैं उनमें सक्कर्स नहीं पाए जाते। उसके बाद में जब लार्वा अवस्था की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार की लार्वा अवस्थाएं मिलती हैं। पहली है ओरिकुलेरिया, दूसरी है डोलियोलेरिया, तीसरी है पेंटाकुलेरिया। और इसका उदाहरण जैसा कि हमने शुरू में पढ़ लिया कि होलोथुरिया इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो कि इस वर्ग का नाम आता है होलोथुरिडिया। उसके बाद में ये जो 4 वर्ग थे एस्टेरोइडिया, ओफियोइडिया, इकाइनोइडिया और होलोथुरिडिया, ये चारों वर्ग है वो एलिथ्रोजोआ के वर्ग थे। और अब हम जब 5वां वर्ग पढ़ेंगे क्रिनोइडिया, वो पैल्मेटोजोआ का एक एकल वर्ग है या एकमात्र वर्ग कौन सा है वो है क्रिनोइडिया। इसे हम सामान्य रूप से समुद्री लिली या सी लिली भी कहते हैं और साथ में फिडर स्टार भी कह देते हैं। और इनकी आकृति, इनकी जो शरीर की आकृति होती है वो कपनुमा होती है। और इनके अंदर एक विशेषता है कि ये 5 या 5 से अधिक भुजाएं हैं वो इनमें पाई जाती हैं। और इन भुजाओं के अंत में पिन्यूल्स पाए जाते हैं, छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है भुजाओं के अंत में, जिन्हें पिन्यूल्स कहते हैं। और इन पिन्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, जननांग और ट्यूबफिट पाए जाते हैं। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ट्यूबफिट तो पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्यूबफिट पाए जाते हैं वो क्या नहीं होते, उनमें सक्कर्स नहीं पाए जाते। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण लक्षण है कि यहाँ पर 5 से अधिक भुजा पाई जाती है और भुजाओं के अंत में पिन्यूल्स लगे रहते हैं। और पिन्यूल्स के अंदर है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ट्यूबफिट पाई जाती है, और ट्यूबफिट में सक्कर्स नहीं पाए जाते। और यहाँ पे एक और विशेष लक्षण ये होता है कि जो मुख और गुड्डा होते हैं यानी कि जो माउथ और एनस है वो दोनों एक ही सरफेस पर, जिससे हम ओरल सरफेस कहते हैं, पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर पेडिसिलरी पाई जाती है जो सफाई का कार्य करती है। उसके बाद में ये भी ओशियन फ्लोर पर पाए जाते हैं, लेकिन यह गहरे जल में पाए जाते हैं। उसके बाद में यदि उदाहरण देखें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो एंटीडोन है। तो
ये था आपके काइनोडर्मेटा का वर्गीकरण, जो कि उम्मीद आपको समझ में आया होगा। जैसे ही हम काइनोडर्मेटा वर्गीकरण यहाँ पर पूरा कर लेते हैं तो इसके साथ में जो आपकी फर्स्ट यूनिट है पेपर फर्स्ट की, वो यहाँ पर कंप्लीट होती है और उम्मीद है कि आपको ये यूनिट समझ में आई होगी। अब अगले लेक्चर से हम जो आपकी सेकेंड यूनिट है वो प्रारंभ करेंगे और जो आपकी सेकेंड यूनिट है उसके अंदर हमें हीरोडिनेरिया का अध्ययन या जोंक का अध्ययन करना है। धन्यवाद।